हेलो एवरीवन, देखिए अब टाइप ऑफ वेक्टर्स की बात हम करेंगे। देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो जितने इस वीडियो में हो सकते हैं वो डिस्कस करते हैं, बाकी हम सब नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो इक्वल वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है कि एक वेक्टर क्या है, इक्वल है, यानी कि वेक्टर्स में उनका मैग्नीट्यूड, अगर हम बात करें किसकी, मैग्नीट्यूड की, और जो डायरेक्शन जो होगी इनकी वो क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में लो आप, जैसे हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा है ये बी वेक्टर। तो देखो इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि एरो की जो ये लेंथ होती है ना, इससे हमें इसका मैग्नीट्यूड पता चलता है, तो ये सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। दूसरा इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम, जैसे ये एक पी वेक्टर है और ये एक क्यू वेक्टर है, तो यहाँ पर लेंथ इनकी सेम है वेक्टर्स की, तो मैग्नीट्यूड यानी कि सेम है, और जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। अगर डायरेक्शन हमारी सेम होती है तो जो थीटा होता है वो कितना होता है हमारा, 0 डिग्री होता है। क्लियर है। बात करते हैं हम अनइक्वल वेक्टर्स की। देखो अब यहाँ डेफिनेशन हम नहीं बात कर रहे, ठीक है, हम यहाँ कॉम्पिटिटिव की बात कर रहे हैं, इस वजह से डेफिनेशंस नहीं हम यहाँ पर लिख रहे हैं। डेफिनेशंस वगैरह आपको अगर करनी है तो आप जो ओल्ड वीडियोज़ हैं क्लास 11 की वो देख सकते हो, वहाँ प्रॉपर डेफिनेशन में हमने किया हुआ है। यहाँ पर तो हमें बात समझनी है कि है क्या। अब अनइक्वल वेक्टर की अगर हम बात करें, अनइक्वल ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। या तो इसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट और डायरेक्शन चाहे सेम भी हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसमें हम क्या ले सकते हैं मैग्नीट्यूड वाला, जैसे मान लो ये है एक ए वेक्टर और ये है एक बी वेक्टर। अब देखो इसमें डायरेक्शन सेम है लेकिन इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इनकी लेंथ से आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो, ठीक है। और या फिर क्या हो सकती है, इसमें डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है और मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, वो भी हो सकता है। जैसे कि ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है। अब देखो इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ लिख दूँ मैं, डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, डिफरेंट है या नहीं, या फिर दोनों ही चीज़ें डिफरेंट हों, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख दिया डिफरेंट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या डायरेक्शन डिफरेंट हो, ये एग्जांपल से समझ में आया, या फिर दोनों ही डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो वो कैसे हो सकता है, देखो जैसे हम इसमें बात करें, ये है हमारा ए वेक्टर, क्लियर है। अब यहाँ पर हम डायरेक्शन भी डिफरेंट करना चाह रहे हैं और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट करना चाह रहे हैं। तो डायरेक्शन है तो मैं इस डायरेक्शन में ना बना के किसी और डायरेक्शन में आऊँ, और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट करना है तो मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी, ठीक है। तो इसमें क्या है, बोथ डिफरेंट है। चीज़ समझ में आई अनइक्वल वेक्टर्स की कहानी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बात करते हैं नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर की, ठीक है। नेगेटिव भी बोलते हैं और अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं, तो नाम से ही समझ में आ रहा है आपको ये। इसमें क्या रहेगा आपके पास, मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, सेम, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, इसकी नाम से ही पता चल रहा है, अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का हमने बना दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, माइनस का ए वेक्टर बन गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो इसमें ज़रा, ठीक है। और इस केस में जब हमने कहा अपोजिट डायरेक्शन होती है तो थीटा क्या रहेगा, 180 डिग्री का रहेगा। क्लियर है। बात कर लेते हैं हम पैरेलल वेक्टर्स की। पैरेलल नाम से ही समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर, सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे इक्वल वेक्टर में तो हमारा क्या था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ही होनी चाहिए, लेकिन पैरेलल में क्या है हमारा कि डायरेक्शन तो सेम ही हो लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से कि इसमें डायरेक्शन जो होगी वो तो होगी सेम, ठीक है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो सकता है यहाँ पर, डिफरेंट हो सकता है, मे बी डिफरेंट। सेम तो हो ही सकता है लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर सेम हो जाएगा फिर तो वो इक्वल वेक्टर ही हो गया, है ना। अब हम पैरेलल वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, बताओ क्या बोल सकते हैं हम, इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। इक्वल वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड चलो सेम है या नहीं है वो कहानी पैरेलल के लिए नहीं होती, लेकिन डायरेक्शन इसमें सेम है, तो इसमें पैरेलल की कहानी फुलफिल हो रही है कि डायरेक्शन सेम है, थीटा 0 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि इक्वल वेक्टर को मैं पैरेलल वेक्टर बोल सकता हूँ, बट पैरेलल को मैं इक्वल नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि पैरेलल में तो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकता है मैग्नीट्यूड, लेकिन इक्वल में क्या होना चाहिए हमारा, बताओ। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि पैरेलल में तो डिफरेंट भी हो सकता है मैग्नीट्यूड, लेकिन इक्वल में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर है या नहीं है। जैसे एग्जांपल से समझो जरा इसका, अगर हम पैरेलल के लिए एग्जांपल लें, एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे ये एक वेक्टर है ए और ये है वेक्टर एक बी, इसमें मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट हो गया, लेंथ से देख लो, लेकिन डायरेक्शन सेम है, थीटा कितना है इसमें, 0 डिग्री है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब इसमें जैसे हम कहें एक ये ए वेक्टर है
और ये भी क्या है बी वेक्टर। अब यहाँ मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड भी सेम बना दिया और डायरेक्शन तो सेम है ही है, डायरेक्शन तो सेम होनी ही चाहिए। तो ये पैरेलल वेक्टर भी बोल सकता हूँ इसको मैं, इक्वल वेक्टर भी बोल सकता हूँ। तो लेकिन यहाँ पैरेलल की कहानी है तो हमने ये चीज़ लिख दी कि मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन सेम है। देखो यहाँ भी दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहाँ भी डायरेक्शन सेम है। क्लियर। इसमें एक और कंडीशन आती है, जैसे कोई वेक्टर है आपके पास, उसको ना जैसे इस तरीके से होता है वो, जैसे मान लो कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये होता है इस तरीके से ए एक्स प्लस में ए वाई प्लस में ए जेड, इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो इस तरीके का कुछ है, कुछ ध्यान में इस तरीके से देखो। अभी ये चीज़ रहने दो इस तरीके की, आप ना समझो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ए वेक्टर कुछ भी है ना, वो एक्स में भी कुछ होगा, वाई में भी कुछ होगा और जेड के अलोंग भी कुछ होगा। ठीक है, तो इसमें ना एक कंडीशन बनती है, आगे आपको क्लियर हो जाएगी। वो क्या कंडीशन होती है कि ए एक्स अपॉन में ए वाई इज इक्वल टू में होना चाहिए बी एक्स अपॉन में बी वाई इज इक्वल टू में ए जेड अपॉन में बी जेड। ये सब इक्वल आएगा और क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये एक कंडीशन है पैरेलल वेक्टर को देखने की। आगे ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, अभी के लिए इतना समझो बस। क्लियर है। ऐसी बात करते हैं हम एंटी पैरेलल की। तो एंटी पैरेलल में क्या है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, क्या हो जाएगी, अपोजिट। ठीक है, और मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट। तो अब ये आपको लग रहा होगा कि ये तो नेगेटिव वेक्टर जैसा है। नहीं, नेगेटिव वेक्टर में अगर आपने देखा होगा मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर ये नेगेटिव वेक्टर को आप देखो, डायरेक्शन तो ठीक है अपोजिट होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसमें सेम होता है। यहाँ हमने बोल दिया मे बी डिफरेंट। क्लियर है। तो देखो इसके एग्जाम्पल से अगर आप समझो, जैसे मान लो ये बनाया मैंने एक ए वेक्टर, ठीक है, और ये बनाया मैंने एक बी वेक्टर। तो देख लो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो देखनी है वो डायरेक्शन क्या है इनकी, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है इनकी। ठीक है, और कैसे बना सकता हूँ मैं इसमें इसको, जैसे ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, ऐसे भी बना सकता हूँ। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन ये वाली कहानी फिर किस में हो सकती है हमारी, बताओ। नेगेटिव वाले में भी हो सकती है कि बी वेक्टर इज इक्वल टू में माइनस ऑफ ए वेक्टर, वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो आप इसमें इस तरीके से लिख सकते हो कि एंटी पैरेलल जो वेक्टर है उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन हाँ नेगेटिव वाले को हम बोल सकते हैं कि वो एंटी पैरेलल वेक्टर हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें तो डिफरेंट भी हो जाती है ना मैग्नीट्यूड, और लेकिन इसमें क्या होता है हमारा सेम मैग्नीट्यूड रहता है और डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये एंटी पैरेलल भी है कि नहीं। बात चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, बताओ। तो ये चीज़ समझ में आई है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल इसमें हम बना सकते हैं। देख लो डायरेक्शन क्या है इनकी, अपोजिट है, अपोजिट है। इसमें मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इसमें मैग्नीट्यूड सेम भी है। क्लियर। अब इसमें भी वही कहानी है जैसे कि हमने पैरेलल वाले में कही थी ना, यहाँ पर भी यही है कि ए एक्स अपॉन में ए वाई इज इक्वल टू में बी एक्स अपॉन में बी वाई होगा और ए जेड अपॉन में क्या होगा हमारा, बी जेड। ठीक है, ए जेड अपॉन में बी जेड, ये क्या होगा बताओ, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा इसमें। क्लियर है इतनी बात करते हैं हम कोलिनियर वेक्टर की। कोलिनियर वेक्टर हमें नाम से पता चला है एक ही लाइन पे होंगे। ठीक है, कोलिनियर एक ही लाइन पे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी जो लाइन जॉइनिंग होगी, लाइन जॉइनिंग जो होगी इसमें वो क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ठीक है, कैसे वो देखो ज़रा आप, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और इसी लाइन पे एक और वेक्टर हो गया बी वेक्टर। क्लियर है। इसमें जो थीटा रहेगा वो कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो। ठीक है, और एक चीज़ आपने इसमें ध्यान में रखनी है क्या, कि जैसे पैरेलल में हमारा एंगल कितना था, 0 डिग्री था ना, एंटी पैरेलल में कितना होगा एंगल बताओ, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, ये चीज़ भी याद रहनी चाहिए। और कोलिनियर में हमें समझ में आ गया कि लाइन जॉइनिंग द सेम। ठीक है, तो ये थीटा यहाँ 0 डिग्री भी हो सकता है एक ही लाइन पे, लेकिन ये ऐसे भी हो सकते हैं। ये ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, तो यहाँ थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये ऐसे भी हो सकता है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है, बताओ। ये भी इसका एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ ये एक एग्जाम्पल था, ये एक डिफरेंट एग्जाम्पल था। सेम चीज़ यहाँ पर थी, ये एक डिफरेंट एग्जाम्पल था, ये एक डिफरेंट एग्जाम्पल था। क्लियर। यहाँ पर भी यही था, ये एक एग्जाम्पल था तो ये वाला एक और एग्जाम्पल अलग से हमने लिखा था यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। आ रही है बातें समझ में। तो यहाँ पर जो कोलिनियर वेक्टर की बात होती है, तो यहाँ पर क्या है, इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज़ इसमें यह है कि एक ही लाइन पे होने चाहिए, या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या ये अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह होंगे, लेकिन लाइन जॉइनिंग द सेम होगी इनकी। ठीक है, क्लियर। अपोजिट में तो ये ऐसे भी बन सकते हैं, लेकिन लाइन जॉइनिंग वाली आपने मतलब सेम इनकी रखनी है, इसलिए ये कोलिनियर वेक्टर है। बता दो इसमें कोई दिक्कत है तो। ठीक है, तो इसमें 0 डिग्री भी हो सकता है एंगल और थीटा 180 डिग्री भी हो सकता है। बात करते हैं हम कोप्लेनर की। कोप्लेनर नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ही प्लेन में हो अगर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वेक्टर लाइज इन द सेम प्लेन।
ठीक है, वेक्टर लाइज इन द सेम प्लेन। कोई दिक्कत इसमें तो बता दो। ठीक है, अब वेक्टर लाइज इन द सेम प्लेन हो गए। अब इसको मैं समझाऊँ कैसे आपको, तो मैं इसको ना इस तरीके से समझाता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक ये 3D स्ट्रक्चर ले लिया, इस तरीके से समझो आप। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर बना लिया ऐसे। ठीक, ये है हमारा y, ये है हमारा x और ये है हमारा z। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक्सिस समझ में आ गए। अब मैं मान लो ये वाला है हमारा XZ प्लेन। अगर ये नीचे वाला आप देखो ये x हो गया और ये z हो गया, XZ प्लेन है ये। XZ प्लेन में अगर हम बनाएं, ये है हमारा एक वेक्टर a और ये है b। ठीक है, तो a वेक्टर और ये जो b वेक्टर है कोप्लेनर है, बिकॉज ये कौन से प्लेन में है, XZ प्लेन में है ये। ठीक है, XZ प्लेन में है। और मान लो एक ये प्लेन है, ये प्लेन कौन सा है, देखो अगर आप इसमें देखो ये है z, ये देख लो ये वाला z है ये। ठीक है, z वाली लाइन है ना ये, और ये है y वाली लाइन, तो ये है YZ प्लेन। अब अगर YZ प्लेन में हम देखें कि ये है p वेक्टर और ये है हमारा ये q वेक्टर। ठीक है, इधर एक ही प्लेन में डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हम तो बात करें कि एक ही प्लेन में है या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि a एंड b कैसे हैं हमारे, कोप्लेनर है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो। ठीक है, और p और q जो अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, हमारे कोप्लेनर ही हैं। ठीक है, और अगर हम इसमें a वेक्टर और p वेक्टर की बात करें तो हम क्या लिखेंगे इसमें, नॉट अ कोप्लेनर, नॉट अ कोप्लेनर वेक्टर। इतनी बात समझ में आ रही है। ए बी एक ही प्लेन में XZ में तो कोप्लेनर है, पी क्यू एक ही प्लेन में YZ में तो ये कोप्लेनर है। लेकिन अगर ए की और पी की बात करूँ, ए अलग प्लेन में और पी अलग प्लेन में तो नॉट अ कोप्लेनर। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ रहे ना कि अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो ये हमेशा क्या होंगे, आपके एक ही प्लेन में होंगे अगर दो वेक्टर दिए हैं। वैसे एक बात है, ये तो यहाँ डिफरेंट चीज़ें समझाने की थी, लेकिन आप खुद सोचो ना, या तो ये x होगा, ये क्या होगा हमारा y होगा, या ये y होगा ये z होगा, मतलब होगा तो प्लेन ही ना। दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं, डिफरेंट में नहीं लाई करेंगे। ये तो यहाँ दिखा दिया आपको समझाने के लिए कि भाई ए ये है और पी ये है, अगर इनको डिस्टिंग्विश करूँ मैं तो। लेकिन अगर एक सिंपली दो वेक्टर मैं बनाऊँ तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्या होंगे, हमारे एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है, इतनी कहानी या नहीं बताओ। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर हम इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है ना, या तो उनका टेल कनेक्ट करेंगे या हेड कनेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है, बता दो इसमें कोई दिक्कत है तो। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की कोई हमारी कहानी है नहीं। ठीक है ना, वो कुछ भी हो, हमें तो प्लेन देखना है कि सेम में है या नहीं है। ठीक, बात करते हैं हम को इनिशियल, को टर्मिनल और कॉन्क्यूरेंट। देखो ये एग्जांपल से ही समझ में आ जाएंगे। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। मतलब ये वेक्टर हो गया एक ए वेक्टर मान लो ये, ठीक है, ये यहाँ से ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है, ये वाला मान लो सी वेक्टर हो गया, ये वाला मान लो डी वेक्टर हो गया। इनका सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है ये। ठीक है ना, तो मतलब ये कौन से हो गए, हमारे को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। तो मैं ये इस तरीके से यहाँ पर ये बना सकता हूँ। ठीक है, तो इनको क्या बोलूँगा मैं, को इनिशियल वेक्टर। क्लियर। अब को टर्मिनल कौन से होते हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं जो कि, ठीक है, कहीं से भी आ रहे हैं वो टर्मिनेट हो रहे हैं एक पॉइंट में। मान लो ये इस तरीके से एरो इस साइड आ गया इनका, ठीक है, टेल इनकी सबकी एक जगह होगी तो को इनिशियल। अगर हेड सबका एक जगह पर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम, बताओ, को टर्मिनल। सारे यहाँ टर्मिनेट हो रहे हैं, को टर्मिनल वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कॉन्क्यूरेंट वेक्टर। कॉन्क्यूरेंट वेक्टर में क्या है कि कोई मान लो जा रहा है, कोई मान लो आ रहा है। ठीक है, ये इधर से आ रहा है मान लो, ठीक है जी, ये इधर से आ रहा है, या इधर से हम कहें ये इधर से जा रहा है। ठीक है, आ रहे हैं या जा रहे हैं सबका, लेकिन क्या है, कॉमन पॉइंट एक है। ठीक है, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है। तो ये क्या है, हमारे कॉन्क्यूरेंट होते हैं। कौन से होते हैं, कॉन्क्यूरेंट वेक्टर होते हैं, जिनमें क्या है, हमारा कॉमन पॉइंट है, चाहे वो आ रहे हैं या जा रहे हैं। समझ रहे हो, मान लो क्या है, किसी का इनिशियल है वो और किसी का टर्मिनल है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है। ठीक है, लेकिन है कॉमन पॉइंट, इनिशियलाइज भी वहीं से हो रहा है, टर्मिनेट भी वहीं हो रहे हैं। जो आ रहे हैं वो टर्मिनेट होते हैं, जो जा रहे हैं वो हम बोलते हैं कि वो क्या है, इनिशियल वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से। ठीक है, तो आ रहे हैं या जा रहे हैं कहीं से भी, मतलब कहीं पर भी, लेकिन एक ही पॉइंट से हो रहा है ये सब कुछ, तो ये क्या है, कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स हैं। क्या इतनी बात समझ में आई, बताओ। ठीक है, इसके बाद अभी और भी हैं हमारे पास, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप करो। ठीक है, बिल्कुल ईजी था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस मेन आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। क्लियर है, इतनी बात बता दो। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।